नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। नई टीम, नए प्रभारी, 27 की फुल प्रूफ तैयारी। आज का मुद्दा यही है, चेहरा सिर्फ एक होंगे सीएम योगी, टीम ये होगी जिनका सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रभारी जो सेंटर की टीम बनी है वो भी यूपी के बहुत सारे लोग हैं। इनकी भी जिम्मेदारी होगी कि कैसे हैट्रिक बनाई जाए। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। मिशन 2027 और आगामी चुनाव राज्यों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने फुल प्रूफ चुनावी टीम उतार दी है। पहले नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ, जिसमें यूपी के 8 शहरों को जगह दी गई। नितिन नवीन की नई टीम के बाद बीजेपी ने अब यूपी के नए प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया। विनोद तावड़े को पार्टी ने दोबारा प्रभारी बनाकर साफ कर दिया है कि यूपी में भी बिहार वाला खेला होगा। वहीं जगदीश ईश्वर चंद पटेल को सह प्रभारी बनाकर 2027 को फतेह करने के लिए गुजरात मॉडल के सहारे मैदान में उतरेगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम मैदान में उतार दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी की नई टीम 2027 में हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? क्या विनोद तावड़े यूपी में भी बिहार की तरह धमाकेदार जीत दिला पाएंगे? विनोद तावड़े की बात करें तो उन्हें संगठन की समझ है, विधायक, मंत्री, बहुत सारी जिम्मेदारियां वो अब तक निभा चुके हैं, इसलिए उन पर एक बड़ा दाव खेला गया। क्या अखिलेश यादव बीजेपी की नई टीम का मुकाबला कर पाएंगे और कांग्रेस या 2022 की तरह एक बार फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? क्या मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन फिर से हासिल कर पाएगी? ऐसे में कुछ ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। पहले टीम नवीन का ऐलान और फिर 24 घंटे के भीतर यूपी बीजेपी में विनोद तावड़े की एंट्री। चुनाव से पहले बीजेपी ने विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाकर बड़ा दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि यूपी प्रभारी के रेस में कई नाम शामिल थे, लेकिन अपने अनुभव और चुनावी प्रबंधन में महारत हासिल होने के चलते विनोद तावड़े रेस में बाजी मार गए और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनाव की कमान सौंप दी। बीजेपी ने लंबे समय बाद किसी नेता को यूपी में पूर्णकालिक प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। विनोद तावड़े यूपी बीजेपी के चुनाव में भी सक्रिय रहे हैं, यूपी की राजनीति को करीब से देखते रहे हैं। बीजेपी के संगठनात्मक कामकाज की उनको अच्छी जानकारी है। विनोद तावड़े के चयन के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव मैनेजमेंट में उनका अनुभव है। बिहार में एनडीए को जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनके पुराने प्रदर्शन को देखकर बीजेपी आला कमान ने यूपी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि विनोद तावड़े की राह इतनी आसान भी नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में तावड़े के सामने चुनौतियां भी तमाम हैं। उनके सामने पहली चुनौती लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की खोई जमीन को वापस हासिल करना है। दूसरी चुनौती अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की काट खोजना है। तीसरी चुनौती सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए एनडीए के सहयोगी दलों को साधना है और चौथी चुनौती चुनाव से पहले सरकार और संगठन के बीच तालमेल स्थापित करना है। यानी विनोद तावड़े के सामने सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 2024 के बाद बदले सियासी समीकरण को दोबारा बीजेपी के पक्ष में मोड़ने की भी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बिहार के चुनावी रण में कमल खिलाने वाले विनोद तावड़े क्या यूपी के चुनावी चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि विनोद तावड़े पिछले कई सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय दिखाई पड़े हैं और यही वजह है कि एक बार दोबारा से उन पर पार्टी ने भरोसा जता दिया। कैमरामैन समीर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, तो हर दल अपनी पूरी ताकत से जुटा हुआ है कि आखिरकार 2027 के चुनावी रण को कैसे जीता जाए। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी तरफ से जुड़ेंगे, रत्ना पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसएम अशरफ प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, भरत सिंह वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़ गए। चलिए रत्ना पांडे जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। रत्ना पांडे जी, इनकी टीम तैयार हो गई है और ये टीम 2027 के लिए हो रही है। मैम, टेंशन तो नहीं बढ़ रही है? क्योंकि सामने वाले टीम में प्लेयर देखे जाते हैं, कौन कौन प्लेयर है, कौन अच्छा बल्लेबाज है, कौन अच्छा गेंदबाज है, और उसी हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। किस टीम की आप बात कर रहे हैं, जिसमें जो टीम का मुखिया है वो अभी अभी ताजा अपना बूथ हार के आया है, नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम दी है। प्रभारी
तावड़े जी 2024 महाराष्ट्र का रत्ना जी, कैश ऐसे तो कांड, राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे, ऐसा तो होता ही है। महाराष्ट्र कैश कांड 2024, यही तावड़े है ना। 5 करोड़ रुपया, शराब की बोतलें, लिफाफों में पैसे और न मालूम क्या क्या, 3 FIR है इन पर। बिल्कुल सही आपने अपने इंट्रो में कहा कि उत्तर प्रदेश में इनका अनुभव काम आएगा। जाहिर सी बात है, 5 करोड़ रुपया चुनावी टाइम में लेके चलना है और शराब और ये सब काम करने हैं, तो तावड़े का अनुभव काम आएगा। इसके आगे बात करती हूँ। टीम का केवल मुखिया ही हारा नहीं है, स्मृति ईरानी जी रिकॉर्ड तोड़ हारेगी, रेखा वर्मा जी रिकॉर्ड तोड़ हारे हैं। और स्मृति ईरानी के अलावा कौन है उत्तर प्रदेश में जिसे लोग पहचानते हैं? कोई भी ऐसा टीम का और दूसरा मेंबर नहीं। स्मृति ईरानी वही है ना जिन्होंने राहुल गांधी को भी हराया था ना रत्ना जी। अब हार के भी गई है ना रिकॉर्ड में। हाँ ठीक है, तो चलता है हार जीत तो अब आगे सुनिए ना, अभी आपने टीम पर चर्चा तो होने दीजिए। फिलहाल अभी हारे हुए टीम का मुखिया भी हारा हुआ है। अब बताती हूँ, और जो प्रभारी है वो 5 करोड़ कैश कांड का FIR दर्ज है। अब बताऊंगी, जातिगत अगर आप बात करें, 85% आबादी को सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन दिया है नितिन नवीन जी ने। ये सामाजिक न्याय है बीजेपी का। अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रही हूँ, तब महिलाओं को 65 में सिर्फ 12 महिलाएं, करीब करीब 13% ही पहुंचेगा। तो कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? बहुत रोना पीटना फैलाया था, कांग्रेस नारी बंधन महिला आरक्षण पे काम नहीं करने दे रही, भाई अपने संगठन में कर लेते 33%। आज कांग्रेस की चल रही है क्या? हो सकता है, सपने में तो राहुल जी ही आते हैं, तो वहां भी कांग्रेस ने दबा के इनको 33% ना करने दिया। तो ये खाली नेकबाजी करने वाली पार्टी बन के रह गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले ऑर्गेनाइजेशनल रीसेटिंग करना ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव में आने से डर रही है। स्वाभाविक है। देखिए मुकाबला बड़ा है ना रत्ना पांडे जी, मुकाबला बड़ा है, बड़ा प्रदेश है। अब इतनी 403 सीटों वाला प्रदेश है, तो उसके लिए तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी ना। सबसे बड़ा है जिसे चुराया गया और केवल मछलियों को फंसा के मगरमच्छ बच गए, जो पहले से कहा भी जा। चलिए रत्ना जी, मैं एक रिएक्शन आनंद दुबे जी से जुड़े। आनंद दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी हम रत्ना जी से पूछ रहे थे और रत्ना जी से पूछे इस सामने वाले की टीम के बल्लेबाज गेंदबाज पर निर्भर करता है कि वो कैसा खेलेंगे, और यहाँ अच्छी टीम उतारी है। लेकिन आनंद दुबे साहब, यूं कहूं मैं रत्ना जी की मेरी भाषा में पिटे हुए मोहरों पर दाव खेल रहे हैं आप। सही है रत्ना जी? यही लाइन कर दूं आपकी तरफ से? जी, अब मैं बोलूं? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पिटा हुआ मोहरा कौन है ये तो पूरे देश को पता है। जो व्यक्ति 100 चुनाव हार चुका हो, अब देखिए अगर ये इस तरह से बीच में आप डिबेट करवाएंगे ना, तो ये इनकी आदत बन। रत्ना जी, पूरी बात, थोड़ी सी तो बात होने दीजिए ना भी इनकी। हाँ, रत्ना पांडे जी की आदत हो चुकी है, इनको बताइए कि अपने बारी में बोले, बीच में ना बोले। एक देखिए, तो पिटा हुआ मोहरा पूरे देश के सामने है। जो कभी उत्तर प्रदेश से भाग के केरल जाते हैं, फिर वहां कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच सतही है, केरल के लोगों की सोच बड़ी मैच्योर है। फिर कहते हैं उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं है, दूसरे जगह के आम अच्छे हैं। तो जो अपनी सीट बदल बदल के भागते हों, तो वो कितने बड़े पिटे हुए मोहरे हैं ये बताने की जरूरत नहीं। ये सबके पूरे देश के सामने है। अब हमारे यहाँ देखिए, संगठन में नई नई जिम्मेदारियां, हमेशा बदलाव होता रहता है। इनके यहाँ ना तो संगठन है, ना तो प्रभारी है, केवल परिवार ही भारी है, और उसमें भी मारा मारी। चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो, समझ जी जी, कांग्रेस का नाम लेते ही आवाज चली गई भाई साहब की। जी, लगता दुबे जी का कनेक्शन जाएगा ही। कांग्रेस का नाम ही आजकल ऐसा है कि इनका कनेक्शन ही आउट हो जा रहा है। जी जी जी, चलिए कनेक्शन बता रहे थे कि केरल में राहुल जी ने क्या कहा, केरल लिटरेसी में नंबर 1 है, पूरे भारत में केरल सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है। तो इसमें किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर शर्म आती है तो 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद करने वाले नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, योगी जी को शर्म आनी चाहिए। मेरे जय मेहता, पंखा, सीट, बेंच
टीचर। चलिए, मैं लौट रहा हूँ एसएम अशरफ, प्रवक्ता एआईएम की तरफ से। एसएम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशरफ साहब, कैसे देखते हैं, बीजेपी की नई टीम तैयार हो गई है 2027 के रन के लिए, लेकिन एआईएम तो ये कह रही है कि कोई हमसे गठबंधन कर लो, अभी तक इसी पर ही अटकी हुई है। अशरफ साहब, नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने जो नई टीम तैयार की है, ये टीम कैसी है या दूसरा कुछ इसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आप टीम पर क्या कहेंगे? पहले टीम तैयार है इनकी, और आपकी तैयारी फिर इनके लिए। टीम पे हम यही कहेंगे कि इन्होंने दिखलाने के लिए तो 12 महिलाओं को उसके अंदर इंक्लूड किया, जिसमें 6 महिलाएं ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मतलब आप समझते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कितना रोल है। इसके पहले बहुत बार जो है वसुंधरा राजे जी रह चुकी हैं, और उनका काम सिर्फ ये होता है कि एक सजावट के लिए जो कबाड़ में आप कोई कपड़े लगा के रख देते हैं, तो सिर्फ सजावट के लिए बने रहते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जब आपने 12 महिलाओं को लिया था, तो स्मृति ईरानी को तो एक जिम्मेदारी आपने दी, बहुत अच्छा किया, जरूरत भी थी, लेकिन कम से कम बाकी महिलाओं को भी आपको सही तरीके से एकोमोडेट करना था। अब इसमें क्या है कि नितिन नवीन साहब खुद इनके एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नए होने की वजह से संतुलन का बनाना बहुत जरूरी था। जो मुझे लगता है कि अगर बहुत सीनियर मोस्ट लोग इसके अंदर पैदा हो जाते तो शायद वो डिस्कम्फर्ट फील करते। इसलिए पार्टी ने मेरे ख्याल से इस बात का ख्याल रखा है कि इनके साथ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो कम से कम आराम के साथ ये कंफर्ट जोन में रहें। और मैं समझता हूँ बीएल संतोष जी जो है वो इसमें एक इनफ रहेंगे इस पार्ट को संभालने के लिए। बाकी नई टीमों को मुबारकबाद है मेरी तरफ से। लेकिन अशरफ साहब, यूपी में चुनाव है, और यूपी में चुनाव ये हैट्रिक का दम भर रहे हैं इसी नई टीम के सहारे। देखिए, इस टीम के साथ तो कोई दम नहीं बन रहा। ये टीम बनाने में 7 महीने लग गए। इस टीम बनाने का क्या आप बात करेंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाजपा का, वो अपना बूथ अगर हार जाता है, बांकीपुर की सीट जो 32 साल से 35 साल से भाजपा के पास रही, और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौगात मिली है कि आप अपनी सीट जो है, इवन अपना बूथ हार जाते हैं, तो हम कैसे उम्मीद रखें कि आगे वो किस तरह से करेंगे? चलिए, मैं लौटा हूं, संदीप जी का रुख कर लेता हूं। संदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ भरत सिंह भी है। संदीप जी, आप कैसे इसका आकलन करेंगे कि जैसे अब प्रभारी विनोद तावड़े को बना दिया, और प्रभारी की जिम्मेदारी बहुत होती है, बहुत बड़ी होती है, और यूपी में चुनाव मुआयने पर खड़ा है। जी देखिए, अनुभव तो विनोद तावड़े के पास मतलब है ही है, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, और एक चुनाव नहीं कई चुनावों का उनको अनुभव है। उस अनुभव का लाभ बीजेपी को कैसे मिलेगा, ये आने वाला जो है 27 का चुनाव तय कर देगा। इसमें एक बात और है। मेरी आवाज़ मिल रही है जयप्रकाश जी? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है हमें संदीप जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है, और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं तावड़े जी, ये उत्तर प्रदेश के अलावा 5 से 6 राज्यों में और चुनाव है अगले वर्ष 27 में। तो मुझे लगता है जो राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया है, वो सारे, चाहे वो गुजरात का चुनाव अगले साल दिसंबर में हो, गोवा का हो, हिमाचल का हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तो मुझे लगता है उसमें जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की टीम को ये समझना होगा, क्योंकि अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है जयप्रकाश जी, फिलहाल अब ये कितने दिन तक क्या चलता है ये मैं जानता हूँ ना, आप जानते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, वो तैयारियों का लबोलुबाब 27 के चुनाव परिणाम में पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है अभी नेशन से लेकर स्टेट तक, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। ये टीम मुझे लगता है शायद उस बात का ध्यान रख के नितिन नवीन ने बनाई है। टीम थोड़ी सी, अगर उनसे पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की जाए तो थोड़ी छोटी टीम, नड्डा जी से थोड़ी छोटी टीम मानी जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें वो सभी लोग शामिल किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह समझते हैं, उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि बूथ मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, पन्ना से लेके बूथ तक आप कैसे मैनेज करते हैं, मुझे लगता है बीजेपी इस मामले में बहुत बखूबी खिलाड़ी है, और वो जानती है कि पन्ना प्रमुख से लेके बूथ को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो इन सारे जो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के अलावा जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हों, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हों, उन सभी की उत्तर प्रदेश पर निगाह होगी, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा
चुनावी समीकरण बड़ा चुनावी समीकरण। चलिए भारत सिंह है, उनका भी एक रिएक्शन। भारत सिंह, आप कैसे देखते हैं इस नई टीम के लिए, कितनी चुनौती देखते हैं? देखिए 8 लोग ठीक है यूपी के हैं, यूपी के चेहरे हैं भाई, इन पर भी काम होगा, लेकिन विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री तो भाई चेहरा योगी रहेंगे भारत जी, लेकिन बूथ लेवल पर चीजें पहुंचाना वो विनोद तावड़े और उनके जो सह प्रभारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, और तभी आप जीत सकते हैं। आप कैसे देखते हैं चुनौती? आवाज नहीं आ रही जी भारत जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? आवाज नहीं आ रही। भारत सिंह, आप मेरा सवाल सुन पाए? आवाज नहीं आ रही। आवाज आपको आवाज नहीं मिल पा रही है? चलिए मैं लौटूंगा भारत जी, जब तक आपको आवाज पहुंचती है। आनंद दुबे जी, आप अब बात रख रहे थे, वो बीच में अधूरी रह गई क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी, तकनीकी खामी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी लग रहा है, मतलब बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। देखिए मैं वही कह रहा था जो आदरणीय रत्ना जी ने कहा कि पिटे हुए मोहरे में, उसी पे बात कर रहा था कि वो पिटा हुआ मोहरा पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। नहीं, उन्होंने उदाहरण भी दिया ना, उन्होंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए अपना बूथ हार गए। अब स्मृति ईरानी का आपको पता है, हरीश द्विवेदी का आपको पता है, उन्होंने विनोद तावड़े साहब का भी कोई जिक्र किया कि 5 करोड़ रुपए वाला उन्होंने कोई प्रकरण सुना दिया, तो वो एक फैक्ट्स की बात भी कर रहे हैं ना कि ये फैक्ट्स है। जी मैं यही कह रहा हूं, देखिए चुनाव तो राहुल गांधी भी हारे हैं, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव उसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को कोई ये थोड़े ना कहेगा कि आप चुनाव मत लड़िए। भाई राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है, उससे किसी व्यक्ति की जो है वो काबिलियत जो है वो एकदम खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन उनको तो बताना पड़ेगा जो 100 चुनाव हार गए हो, जिनके नेतृत्व में 100 चुनाव हार गई हो पार्टी, उनको तो बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों चुनाव हार रहे हैं, क्यों कभी उत्तर प्रदेश से केरल जाना पड़ता है, फिर कभी केरल से उत्तर प्रदेश आना पड़ता है, आखिर क्या वजह है? स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को उनके गढ़ में जाके हराया और राहुल गांधी जी को वहां से भागना पड़ा फिर दूसरी जगह। तो इसीलिए ये लोग स्मृति ईरानी जी से भी डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की टीम से भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है। ये एक बड़ा सवाल, यही सवाल रत्ना पांडे जी, जो कांग्रेस यूपी पर इतने लंबे वक्त तक हुकूमत करती थी, अब उसका संगठन है कहां? और सबसे बड़ी बात है वो किसके सहारे? वो समाजवादी पार्टी के सहारे कि अच्छी सीटें मिल गई तो हमारा भला हो जाए, जैसे अब लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। बिल्कुल सही आपने कहा, आप पुराने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। नया अनुभव बताती हूँ, प्रयागराज में हमारा अभी युवाओं की गूंज हुआ था, देखा होगा आपने, डर के मारे क्या करना पड़ा था योगी आदित्यनाथ को, उस मैदान में गटर का पानी छुड़वा रहे थे, क्योंकि इनके सांसद को गटर बहुत पसंद है ना, तो ये वही बिछाते हैं दूसरों के लिए, है ना। तो ये हमारा संगठन जिस वक्त की आप देना चाहते हो नजीर, कभी नहीं रहा होगा। पिछले कम से कम 3 सालों की बात तो मैं करती हूँ कि आपको सड़क पर कौन दिखा, बच्चों किसानों की बात कर लीजिए, बच्चों युवाओं की बात कर लीजिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के लिए बात कर लीजिए, आवाज उठाता लखनऊ की सड़कों पर लगातार अगर सबको कांग्रेस का संगठन नहीं दिखा अजय राय जी के नेतृत्व में, जब तक अविनाश जी प्रभारी थे वो और गौतम जी हैं आराधना दीदी के नेतृत्व में, तो मैं कहूँगी कि चश्मा साफ करना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। और मैं आनंद दुबे जी को कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है तावड़े पर प्रकाश नहीं कर पा रहे, सिर्फ राहुल जी हारे ये कहने से थोड़ी बन जाएंगे, स्टंट का क्या होगा? यही तो अनुभव है, इसी पे तो जीतते हैं आप। रत्ना जी ठीक है, लोकसभा में आपने ठीक किया, वो भी मैं वही तो कह रहा हूँ, वो भी समाजवादी पार्टी के सहारे। अब आप पिछले 2 विधानसभा का ही रिकॉर्ड देख लीजिए, तो 2 विधानसभा का रिकॉर्ड ही आप देख लीजिए ना, आपके कितने विधायक है। हाँ, वो तो मैं कहते रही हूँ, आप 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं आपको लेटेस्ट 3 साल की बता रही हूँ, और लगातार हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। संगठन मजबूत करते जाना एक सतत प्रक्रिया है, और अब हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, हम कर रहे हैं लगातार जनता को। मैं लौटूंगा, मैं दुबे साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले भारत सिंह से एक रिएक्शन ले रहे। भारत सिंह साहब, ये नई टीम, इसे नई चुनौती, दुबे साहब आऊंगा, मैं लौटूंगा आपसे ही जवाब लूंगा, पहले एक रिएक्शन भारत जी का हो जाए। भारत सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, ये नई टीम कैसे देखते हैं और कितनी चुनौती है इस टीम के लिए यूपी? नहीं, ये भाजपा की नई टीम के लिए पहले बहुत बहुत बधाई इन सब लोगों के लिए।
और ये जितने भी लोग हैं ये सब वेल प्रशिक्षित लोग हैं, इनकी अनवरत प्रशिक्षण चलता है और उस प्रशिक्षण में ये लोग अनुशासित ढंग से रहते हैं। और मुझे लगता है कि तावड़े जी को यहाँ लाया गया दोबारा, अभी मैं लगातार चर्चा सुन रहा हूँ। तावड़े जी के ठीक पीछे 3 बहुत बड़े नाम हैं। एक तो शिव प्रकाश जी का नाम है, दूसरा BL संतोष जी का नाम है, सुनील बंसल जी का नाम है और एक और इनके व्यक्ति लाए गए राम माधव जी। ये 4 जो बड़े नाम हैं इनकी तरफ तो कोई नजर ही नहीं रख रहा है। दरअसल तावड़े जी को भी यही लोग प्रशिक्षित करेंगे और ये बैकडोर से बोन की तरह एकदम खड़े रहेंगे और इनके नीचे तक की जो संगठन होगी उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। ये जो टीम आई है थोड़ा लेट इन्होंने जरूर किया है। लेट इसलिए करते हैं क्यों, इनका लेट करने की भी मुझे लगता है संगठन में रणनीति होती होगी कि बहुत ऐसे कार्यकर्ता उसी बहाने बैठक करेंगे, उसी बहाने अपने प्रचार प्रसार में रहेंगे और जो सत्तारूढ़ दल की जो नीति है उसको नीचे तक लेके जाएंगे, लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। इस नाते ये जो रणनीति के तहत जो अपनी टीम लेके आए हैं मुझे लगता है कि उसमें बहुत अच्छी है इनके हिसाब से। दूसरा, अभी 7 राज्यों में चुनाव है। तावड़े साहब अभी बिहार की जिम्मेदारी संभाल कर आए तो वहां फायदा मिला, उन पर हरियाणा की जिम्मेदारी थी और भी कई राज्यों की जिम्मेदारी रही, तो वहां उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो क्या उसी लिए यूपी उनको लाया गया कि अभी बिहार में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का और उसका फायदा यहां लिया जाए? लेकिन आपको नहीं लग रहा भारत जी बिहार से यूपी की स्थितियां बहुत उलट हैं और यूपी एक बड़ा स्टेट है? नहीं, देखिए, क्योंकि भाजपा एक बेहद संगठनात्मक दल है तो उनके लिए किसी भी राज्य में जो चुनाव है वो नई बात नहीं है। ये प्रतिदिन सुबह सो के उठते हैं तो चुनाव ही लड़ने की तैयारी करते हैं और रात में सोते हैं, फिर सवेरे फिर वही इनका संगठनात्मक व्यवस्था ही बनती है। इसलिए किसी भी राज्य में कोई इलेक्शन हो तो उसके लिए इनके लिए नई बात नहीं है। जो तावड़े जी हैं, तावड़े जी के पीछे भी बिहार में एक दिल्ली की जो बैकडोर से टीम काम कर रही थी, अकेले तावड़े जी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, एक बड़ा वर्ग है। नहीं, वो तो होता है, वो तो होता ही। आप देखिए सेंटर की टीम है, फिर पंकज चौधरी की अपनी टीम है, फिर बहुत सारे लोग हैं। मैं लौटूंगा, अभी आ रहा हूं मैं। रत्ना पांडे जी आ रहा हूं। दुबे जी आपकी बात का पहले जवाब देना चाह रहे थे, मैं उस पर चर्चा कर लूं। आनंद दुबे जी, आपने कोई सवाल पूछा? नहीं, अभी आप रत्ना पांडे जी की बात पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं उधर चला गया था भारत जी की तरफ। जी, आपकी आवाज नहीं साफ। नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी आनंद दुबे जी, रत्ना पांडे जी की बात पर आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं ये कह रहा था आपसे। लगता है दुबे साहब का आज नेटवर्क बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हो। चलिए रत्ना पांडे जी। जो भाई साहब अभी आपके पैनल पर बता रहे थे कि स्मृति जी और मोदी जी और हम लगातार हारते रहे, ये लोग बहुत अनुभवी हैं। कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के जीत के मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से स्मृति ईरानी को किशोरी लाल जी ने हराया है। तो ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस, जिसे आप कभी गिनना ही नहीं चाहते लेकिन सपने में भी कांग्रेस दिखाई देती, इतनी आपको हराने का कार्य सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करेगी। अगर भारत को भाजपा मुक्त बनाएगा कोई पार्टी तो कांग्रेस है। 2024 में आपको हाफ लाए हैं और आगे अकेले लड़ लेंगे यूपी में? कर दिया नहीं, अकेले लड़ लेंगे यूपी में? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर आप लोग इस बात को हवा देना चाहते हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, नहीं तो आपको समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है, आप कह रही हैं अकेले लड़ लेंगे? रत्ना पांडे जी बिल्कुल नहीं, हमारे हर सीट पर हमारा कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं और लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? मैं कह रही हूँ पिछले 3 साल से जो हमने अपने संगठन में जान ढली है अजय राय जी के नेतृत्व में, हम उसका परिणाम बहुत अच्छा देख पा रहे हैं और निरंतर मेहनत कर रहे हैं कि मेरा संगठन और मजबूत। चलिए अशरफ साहब का रुख कर लेता हूं। अशरफ साहब, AIM के कहां चुनौती देखते हैं? क्योंकि टीमें तैयार हो रही हैं, बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली, उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, और देखिए ओवैसी साहब भी यहाँ कई चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं, अभी से माहौल बना चुके हैं। लेकिन अशरफ साहब, आपको लग रहा है AIM भी कहीं इस चुनाव में है या सिर्फ वोट काटेगी?
यदि क्यों आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम वोट काटेंगे? इस बार हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप तो गठबंधन कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई गठबंधन कर लो। नहीं, गठबंधन देखिए कहा नहीं जा रहा है। गठबंधन के लोग जो बाद में रोना रोते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है कि वो रोना रोते हैं। हमें परेशानी नहीं है, गठबंधन हो या गठबंधन नहीं हो, ये आप उनको तय करना है। लेकिन कल को ये मत कहिएगा रोते हुए कि साहब हमारी वजह से आप चुनाव जो है हार गए, हमारी वजह से आप सरकार नहीं बना पाए। हमारा मुद्दा ये है, हम तैयारी अपने बलबूते पे, अपने उस पर लड़ने जा रहे हैं। और 200 सीटों चिन्हित करने का मतलब ये हो गया कि हम मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको लगता है कि हमारा सहयोग लेने से आपको फायदा मिल सकता है, आप जो है सत्ता जो है हटा सकते हैं भाजपा को, तो आप तय करिए, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अशरफ साहब, आप ये मानेंगे अगर बीजेपी को हराना है तो गठबंधन जरूरी है, बिना गठबंधन बीजेपी को आप नहीं हरा सकते, ये तो माना ही जाएगा ना जी? बिना गठबंधन बीजेपी को नहीं हरा सकते। क्यों नहीं हरा सकते? हमारे 55-60%, 70% तक वोटर हैं और मुसलमान के नाम पे समाजवादी पार्टी अगर उस वोट को लेके जाती है तो क्यों नहीं वो हमें वोट कर सकते हैं? हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको वो चाहिए जो भाजपा का अत्याचार जो उसके खिलाफ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हाउस में हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमको अपना आदमी चाहिए जो हमारी बात को उठा सके। वहां सड़क पे आप कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हाउस में भी आप गूंगे रहेंगे? इतने विधायक जीत के समाजवादी के गए तो क्या कर रहे हैं वो? हमारी लड़ाई, हमारे सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमको अपना रिप्रेजेंटेशन मजबूत करना है और ज्यादा से चलिए रत्ना पांडे जी, ये तो तय है। देखिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, एआईएम अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी और बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन रत्ना पांडे जी, ये मानेंगे आप बिना गठबंधन के आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे यूपी में? और एआईएम भी इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है आपकी तरफ? ठीक है, आ रहा हूं अशरफ साहब, आ रहा हूं एक बार रत्ना पांडे जी। लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है कि मुस्लिम वोटों में सारी इदारेदारी जो है समाजवादी की है, हमारी भी है, जो हमारे पास चॉइसेस नहीं होती थी। ठीक है अशरफ साहब, लौट रहा हूं अशरफ साहब, रत्ना पांडे जी हम आएंगे और लड़ेंगे। ठीक है रत्ना पांडे, ये सिर्फ एक नैरेटिव है और ये माना जाता है ज्यादा मजबूत होंगे अगर दो लोग एक ही उद्देश्य को साथ लेके चलेंगे। लेकिन बार बार ये कहूंगी कि कांग्रेस कमजोर है, इसलिए गठबंधन में नहीं जा रही है। कांग्रेस मजबूती के साथ 2024 में भी राहुल जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने इनको 400 पार के नारे से बैसाखी की सरकार बनवाई। अभी अप्रैल में इनके डिलिमिटेशन बिल को औंधे मुंह गिराया राहुल जी के नेतृत्व में। तो गठबंधन है, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से है, लेकिन कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस अपने बल पे भी। चलिए मैम, सब अपनी अपनी टीम की तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपनी टीम की तैयारी आप भी करिए और फिर देखते हैं 2027 के रन में कौन बाजी मारता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, मेरे पास इतना ही वक्त था। 27 की फुल तैयारी, नई टीम नए प्रभारी, इसी पर बात कर रहे थे। नमस्ते।